हम शिवाजी महाराज को एक महान योद्धा के तौर पर तो जानते ही हैं, लेकिन उनकी असली ताकत सिर्फ तलवार में नहीं थी, बल्कि उनके प्रशासनिक ब्लूप्रिंट में थी। तो आज हम उसी शिवाजी को जानेंगे जिन्होंने सिर्फ किले नहीं जीते, बल्कि एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो सदियों तक चलने के लिए डिजाइन किया गया था। तो हुआ ये कि शिवाजी महाराज के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस दौर में जब हर तरफ बिखरा हुआ सामंतवाद था, एक ऐसा राज्य बनाना जो टिकाऊ हो, वफादार हो और कुशल भी हो। मतलब उनका मकसद सिर्फ लड़ाइयाँ जीतना नहीं था, बल्कि एक ऐसा ढांचा तैयार करना था जो लंबे समय तक टिक सके। ये जो बात है ना, ये उनकी पूरी प्रशासनिक सोच का निचोड़ है। एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी और सबसे जरूरी लोगों का कल्याण। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थी, ये वो नींव थी जिस पर उन्होंने स्वराज यानी आम लोगों का राज बनाने का सपना देखा था। तो आज की इस पड़ताल में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले उनका रेवोल्यूशनरी गवर्नेंस मॉडल, फिर शिवाजी का मशहूर अष्टप्रधान मंत्रिमंडल, उसके बाद कैसे प्रशासन को प्रांतों से लेकर गांवों तक पहुंचाया गया, उनकी रेवेन्यू पॉलिसीज क्या थीं, और आखिर में इस पूरे ब्लूप्रिंट की आज क्या विरासत है। तो चलिए शुरू करते हैं मराठा प्रशासन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, यानी अष्टप्रधान, 8 मंत्रियों की वो परिषद जो शिवाजी के शासन का बिल्कुल केंद्र बिंदु थी। 8 ये संख्या शिवाजी के प्रशासन का कह सकते हैं कि मूल मंत्र थी। उन्होंने एक तरह की ड्रीम टीम बनाई, 8 मंत्रियों की एक काउंसिल, जहां हर सदस्य अपने अपने फील्ड का एक्सपर्ट था, जो साम्राज्य के एक खास हिस्से को संभालता था। चलिए देखते हैं कि ये टीम आखिर काम कैसे करती थी। यहां सबसे दिलचस्प बात है शक्तियों का कितना साफ साफ बंटवारा किया गया था। सोचिए, एक प्रधानमंत्री हैं यानी पेशवा जो सब कुछ देख रहे हैं, एक वित्त मंत्री हैं अमात्य जो खजाने की देखरेख कर रहे हैं, और एक सेनापति जो जाहिर है सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। हर किसी का काम एकदम तय था। इससे होता यह था कि कोई भी एक व्यक्ति जरूरत से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकता था। वाकई में एक बहुत ही संतुलित और एक्सपर्ट्स की टीम थी ये। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, ये जो काउंसिल थी इसकी सिफारिशें सिर्फ सलाह के तौर पर थी। मतलब आखिरी फैसला लेने का अधिकार हमेशा छत्रपति के पास ही था। शिवाजी का आदेश ही फाइनल होता था। इससे सत्ता का केंद्र हमेशा मजबूत और क्लियर बना रहा। शिवाजी का सिस्टम कितना क्रांतिकारी था ये समझने के लिए जरा पुरानी व्यवस्था को देखते हैं। पहले क्या होता था, पद विरासत में मिलते थे और सैलरी की जगह जमीन दी जाती थी। इससे वफादारी राजा के प्रति कम और अपने स्थानीय जमींदार के प्रति ज्यादा होती थी। शिवाजी ने इस पूरे सिस्टम को ही पलट दिया। अब नौकरी मिलेगी मेरिट पर, सैलरी मिलेगी कैश में, और वफादारी होगी सीधे राज्य के प्रति। ये एक सच में एक गेम चेंजर था। ठीक है, तो ये तो हुई केंद्र सरकार की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो प्रशासनिक कंट्रोल था, ये पूरे साम्राज्य में जमीनी स्तर तक कैसे फैला हुआ था। शिवाजी ने एक बहुत ही स्पष्ट हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक वैसे ही जैसे आज कोई देश राज्यों, जिलों और फिर शहरों में बटा होता है। पूरे साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया, प्रांतों को फिर जिलों में, जिन्हें तरफ कहते थे, और सबसे अहम इकाई थी गांव, जहां से असल में शासन की शुरुआत होती थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये सिस्टम आम आदमी तक पहुंचता था। हर गांव में एक पाटिल यानी मुखिया होता था जो लॉ एंड ऑर्डर देखता था, एक कुलकर्णी था जो सारे हिसाब किताब का रिकॉर्ड रखता था, और अगर कोई झगड़ा हो जाए तो ग्राम पंचायत उसे सुलझा देती थी। इससे ये पक्का होता था कि न्याय और प्रशासन हर किसी के लिए उपलब्ध हो, सिर्फ महलों तक सीमित न रहे। तो सवाल उठता है कि इतनी बड़ी प्रशासनिक मशीनरी को चलाने के लिए पैसा कहां से आता था। तो चलिए अब समझते हैं राजस्व के उन नए नियमों को जो न सिर्फ साम्राज्य का आर्थिक इंजन थे, बल्कि सामंती प्रभुओं की शक्ति को कंट्रोल करने का एक तरीका भी थे। ये शिवाजी के सबसे बड़े सुधारों में से एक था। उन्होंने, कह सकते हैं, एक तरह की रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की, जिसमें किसान अपना टैक्स सीधा राज्य को देते थे, बीच में कोई बिचौलिया नहीं। इसका सीधा असर यह हुआ कि किसानों का शोषण कम हुआ और राज्य का खजाना सीधे भरने लगा। और ये वाकई में एक क्रांतिकारी विचार था। जागीरदारी प्रथा को खत्म करके उन्होंने वफादारी खरीदी, लेकिन जमीन से नहीं बल्कि नकद पैसे से। अब सैनिकों की लॉयल्टी किसी स्थानीय सामंत के लिए नहीं, बल्कि सीधे राज्य और छत्रपति के लिए थी, और इसी से बनी एक प्रोफेशनल और वफादार सेना। टैक्स की दर आमतौर पर फसल का 30 से 40% हुआ करती थी,
लेकिन यहाँ जरूरी बात ये नहीं है। जरूरी ये है कि टैक्स का आकलन जमीन पर नहीं, बल्कि असल में कितनी फसल हुई है, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, उस आधार पर किया जाता था। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही निष्पक्ष और प्रोग्रेसिव सिस्टम था। अच्छा, इस सिस्टम को ठीक से समझने के लिए कुछ शब्द जानने जरूरी हैं। पहला है सरंजाम। ये एक तरह का अस्थायी भूमि अनुदान था जो सैन्य सेवा के बदले दिया जाता था। यहाँ अस्थायी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब था कि जमीन पर आपका अधिकार परमानेंट नहीं है, जिससे कोई भी सामंत बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं बन सकता था। अगला शब्द है मीरास। ये था किसानों के लिए। ये वंशानुगत भूमि थी, जिसका मतलब था कि किसानों को ये सिक्योरिटी थी कि उनकी जमीन उनसे कोई छीनेगा नहीं और वो इसे अपनी अगली पीढ़ी को दे सकते हैं। इससे खेती में स्थिरता आई और किसानों में एक सुरक्षा की भावना भी। और आखिर में था इनाम। ये वो जमीन थी जो टैक्स फ्री होती थी और धार्मिक, शैक्षिक या सामाजिक कामों के लिए दी जाती थी, जैसे मंदिरों को, स्कूलों को या विद्वानों को। इससे पता चलता है कि शिवाजी का स्वराज सिर्फ सेना और टैक्स तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नींव को भी मजबूत करने के बारे में था। तो आखिर शिवाजी की इस पूरी प्रणाली का स्थायी प्रभाव क्या रहा? चलिए, उनके इस अद्भुत प्रशासनिक ब्लूप्रिंट की विरासत पर और समय के साथ इसमें क्या बदलाव आए, उस पर एक नज़र डालते हैं। ये टाइमलाइन दिखाती है कि समय के साथ शिवाजी की जो मूल सोच थी वो कैसे धुंधली पड़ती गई। उनके बाद नए पद जोड़े गए और 18वीं सदी आते आते पेशवा जैसे अहम पद भी वंशानुगत हो गए। मतलब ठीक वही चीज़ जिसे शिवाजी खत्म करना चाहते थे। शक्ति का जो संतुलन मेरिट पर टिका था, वो अब जन पर चला गया, जो उनके मूल सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ था। तो इस सब से हम क्या सीख सकते हैं? कुछ मुख्य बातें हैं। पहला, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा, वंशवाद पर योग्यता को प्राथमिकता। तीसरा, एक प्रोफेशनल सेना और नौकरशाही जिन्हें नकद में वेतन मिलता था। चौथा, एक रेवेन्यू सिस्टम जिसने राज्य को सीधे किसानों से जोड़ा। और आखिर में एक स्पष्ट, न्यायिक और धार्मिक प्रशासनिक ढांचा। शिवाजी ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो जन्म के अधिकार पर नहीं बल्कि योग्यता पर आधारित थी। उनका ये मॉडल आज भी हमें एक प्रभावी शासन के बारे में क्या सिखाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के पन्नों से निकलकर आज भी उतना ही मौजू है।